दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास में आ चुका है। देखो यार, आपका आना ये बताता है कि आप कितने खास हैं। आप सभी जानते हैं कि यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूँ आप सभी का। अब जैसे क्लास के अंदर वैशाली है, ठीक है, तुलसी कुमार है, बजरंगी है, दीक्षा गंगवार है, प्रशांतु है, ठीक है, और हिना मलिक है। बहुत सारे बच्चे क्लास में आए हैं, जैसे क्या नाम है इसका, सुशील है, ठीक है, बहुत बढ़िया मजबूत बच्चे हैं। ठीक है, चलो। दिलीप चौहान, अच्छा लगा। शनिवार का दिन है, आप फिर भी आए हैं, बड़ा अच्छा लगा भाई मुझे आपको देखकर यहाँ। तो चलो स्टार्ट करें क्लास को। हाँ, बहुत बढ़िया। कैसन बा? मजा मा? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम जब मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। अब भारत में जिस विदेशी कंपनियों का आगमन हम पढ़ रहे हैं, इसका एक ऑर्डर होता है, इसका एक डिफाइंड ऑर्डर होता है कि हम सबसे पहले हमने देखा कि पोर्तुगीज भारत में कैसे आए, फिर हमने डच देखिए, ब्रिटिश देखिए, देन डेनिश देखना है। सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं जो ब्रिटिशर्स हैं, जब वो भारत के अंदर आए हैं तो कैसे कैसे उन्होंने कुछ किया है। अब देखो, ब्रिटिशर्स के बारे में हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स भारत में कैसे आए हैं, उन सब के बारे में मैं बात कर चुका था। शुरुआत में इन्होंने अपनी कंपनी कहां खोली, वो सब हम बात कर चुके हैं, और इतनी साफ साफ और प्यारी प्यारी राइटिंग में मैं लिख के आपको बता चुका हूं कि भाई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब अन्य विदेशी कंपनियां भारत में थी, ऑलरेडी थी। और क्योंकि ये कंपनियां ऑलरेडी भारत में थी, इसी कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विस्तार करने के लिए कई प्रकार के प्रयास करने पड़े। अब देखो, जब कोई चीज ऑलरेडी पहले से ही भारत में थी, उसको अगर विस्थापित करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, ये बड़ी बात है। ठीक है, अब बड़ी बात करते हुए उन्होंने क्या काम किया, शहरों की स्थापना की, व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की, युद्ध करे, संधियां की, ये सब काम करे, है जी। हाँ, ये सब के सब काम करे। अब इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये सारे के सारे काम कैसे, कब, कहां और क्यों हुए। अब मैं ये बता चुका था कि भाई शहरों की स्थापना में सबसे पहले चंद्रगिरी के नवाब से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी फ्रांसिस डे के द्वारा जमीन ली गई, जिस पर इन्होंने मद्रास शहर की स्थापना करी। तो मद्रास की स्थापना 1639 में हुई थी। इसके बाद हमने नेक्स्ट बताया था कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगिंजा से शादी होती है ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड की, जिन्होंने डाउरी में बॉम्बे प्रांत के राजस्व अधिकार प्राप्त किए और इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच डाला। 1668 में चार्ल्स सेकंड ने इन अधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो दहेज में मिला बॉम्बे और बॉम्बे को दे दिया गया अब ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये भी हो चुका था। इसके बाद अगली घटना 1669, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे 1669, 1669 हेडिंग डालिए 1669। सुशील का कहना, सर मेरा एक डाउट है, वो डाउट ले लीजिए। सुशील, तुम्हारा नाम सुशील है, लेकिन मैंने सुना सुशील तो कन्याएं होती हैं, सुशील कन्या कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न सुशील कन्या, ये क्या बात है? ठीक है, नमस्ते। ठीक है, अरे सुशील आप बता देना यार, जो भी डाउट है आपका, टेंशन मत लो। अब हम बात करते हैं गैरोल्ड ओंगियर के बारे में। 1669 की बात है, एक शब्द आपको देखने को मिलता है गैरोल्ड ओंगियर, गैरोल्ड ओंगियर, ओंगियर, गैरोल्ड ओंगियर। अब जो गैरोल्ड ओंगियर है, गैरोल्ड ओंगियर, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो गैरोल्ड भाई हैं अपने, इनके तो ये थे कौन पहले, सर ये बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। ये कौन थे? बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। ठीक है जी, हाँ। तो गैरोल्ड ओंगियर के बारे में बताइए कौन था जी? ये बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे, बॉम्बे प्रांत के गवर्नर थे। ठीक है, बॉम्बे प्रोविंस गवर्नर, बॉम्बे प्रोविंस गवर्नर थे जी। गवर्नर थे, बॉम्बे प्रोविंस गवर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, हाँ। गैरोल्ड ओंगियर ही वो आदमी है जिसने 1669 में बॉम्बे शहर की वास्तविक स्थापना की, बॉम्बे में बॉम्बे की वास्तविक स्थापना की, वास्तविक स्थापना की, बॉम्बे की वास्तविक स्थापना की। रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे सिटी was the real founder of Bombay City, real founder, a real founder of Bombay City, बॉम्बे सिटी। जो बॉम्बे सिटी था, बॉम्बे शहर था,
इसके रियल फाउंडर के तौर पर ये जाने जाते हैं, रियल फाउंडर, ठीक है, याद रखिएगा, गेरोल्ड ऑंगियर। अब देखो बॉम्बे का गवर्नर होना, ये क्या बात हुई सर, बॉम्बे का गवर्नर कोई कैसे हो सकता है? देखो मैं इस बारे में बात बताता हूँ। दरअसल ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब जैसा आप जानते हैं मैं सब कष्टों को हरता हूं, तो सब कष्टों को हरने के लिए ही तो मैंने जन्म लिया है। अब यहां समझिएगा, इस तरीके से आपको भारत का एक मैप देखने को मिलता है। और जबकि मैं बात कर रहा हूं तब भारत की संरचना कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, तो जबकि मैं बात कर रहा हूं तब भारत की संरचना कुछ इस प्रकार से थी। ये म्यांमार है, ठीक है। तो ये भारत था उस समय का, उस समय का भारत था, जी हाँ। तो यहाँ ब्रिटिश प्रभाव कैसे कैसे था बच्चे, ब्रिटिश प्रभाव यहाँ 3 क्षेत्रों में फैला हुआ था जबकि मैं बात कर रहा हूं। इस प्रकार से यहाँ पर ये हिस्सा पूरा का पूरा संपूर्ण तरीके से अधीन था। ये था बॉम्बे प्रांत। एक और हिस्सा था, इसको कहा गया था मद्रास प्रांत, ये मद्रास प्रांत था। और एक और हिस्सा था जिसको कहा गया था बंगाल प्रांत। तो ये 3 प्रांत थे जहां पर कब्जा था ब्रिटिशों का। ये 3 ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। टेढ़ा बन गया मैप, अब सीधा है, सीधा है, कतिगत सीधा है। तो अब मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि 3 ऐसे क्षेत्र बने, ये 3 ऐसे क्षेत्र बने, ये ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे प्रारंभिक तौर पर, ब्रिटिश प्रांत। इनको ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बोलते थे, प्रेसिडेंसी बोलते थे। अब ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कितनी थी? प्रेसिडेंसी 3 थी। प्रेसिडेंसी शुरुआती तौर से ही कितनी थी? 3 थी। कौन कौन से थे बेटा? सबसे पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, ठीक है। ये प्रेसिडेंसी थी, इसको बोलते थे मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास। और इस प्रेसिडेंसी को बोलते थे हम बंगाल प्रेसिडेंसी। इसकी 3 प्रेसिडेंसी थी। अब इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों में ये था बॉम्बे, जो आप समझेंगे यहां बॉम्बे था, ये मद्रास था, ये बंगाल था। यह तीनों ही क्षेत्रों में ब्रिटिशों का कब्जा था, है ना। चलिए अब इसको समझिएगा थोड़ा। इस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में गवर्नर हुआ करता था। हर एक क्षेत्र में क्या होता था बाबू? हर एक क्षेत्र में गवर्नर हुआ करता था। तो जो बॉम्बे का गवर्नर था, जो बॉम्बे का गवर्नर था वो कौन था? वो था गेरोल्ड ऑंगियर, वो था गेरोल्ड ऑंगियर। इसके द्वारा 1669 में बॉम्बे शहर को बनाया गया, बॉम्बे प्रांत को नहीं, बॉम्बे शहर को, ठीक है। चलिए, इसके द्वारा ही बनाया गया था। तो ये है जी, जैसे मैंने बताया नगर स्थापना के द्वारा विस्तार, तो 1669 में इस तरीके से बॉम्बे बना है। आगे बढ़े, अगला शहर, अगला शहर आगे बढ़ते हैं। 1698 की बात करेंगे अब, 1698 की। अच्छा, हम्म, बताइए वत्स। एक बच्चा कह रहा है सर, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक क्यों होता है? भाई ये मेरा फेमस सवाल है, आप इसका आंसर बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। सर क्या आपको सर्दी नहीं लगती? आए हाय, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको लगता है? अभी टेम्परेचर यहाँ पे है 9 डिग्री। हम्म, गुड इवनिंग चैल, सब बढ़िया। हम्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, और इस सबके कंप्लीट होने के पश्चात हम थोड़ा कलकत्ता की स्थापना की तरफ बढ़ते हैं कि कलकत्ता की स्थापना कैसे है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। बढ़िया बढ़िया ही ना, सही है, नोटेड। अब बात आती है 1698 की। 1698 बड़ा फेमस है क्योंकि ये वही वर्ष है जिस वर्ष कलकत्ता की स्थापना हुई। तो 1698 को फेमस जाना जाता है कलकत्ता की स्थापना को लेकर। कलकत्ता की स्थापना, देखो बंगाल में
बंगाल में कुछ निजी बंगाल में कुछ जमींदारों से बंगाल में कुछ जमींदारों से तीन गांवों को जॉब चार्नोक के द्वारा प्राप्त किया गया। ठीक है, तो इसमें जॉब चार्नोक ने इनको प्राप्त किया है 1698 में। नाम है जॉब चार्नोक। अब जॉब चार्नोक ने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, चलो अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जॉब चार्नोक ने वो तीन गांव कौन से प्राप्त करे थे? सूती नाती, कालीकाता और गोविंदपुर। सूती नाती, कालीकाता एंड गोविंदपुर ठीक है, तो सूती नाती, कालीकाता और गोविंदपुर लिख लीजिए। सूती नाती, कालीकाता और गोविंदपुर, ये तीन सिटी लिए गए हैं। ठीक है, जॉब चार्नोक के द्वारा लिए गए। अब जॉब चार्नोक के द्वारा इन्हीं तीनों शहरों को मर्ज करके एक नया शहर बना दिया गया। इन्हीं तीनों शहरों को मर्ज करके एक नया शहर बनाया गया, जिसको कहा गया कलकत्ता शहर। कोलकाता जिसको बोलते हैं हम, कोलकाता। ठीक है, 1698 की बात है, 1698 की बात है। अब इसी के अंदर बहुत टाइम से कोलकाता के मेजर सेंटर में एक जो है कह सकते हैं आप, एक किला बन रहा था जिसको बोला था फोर्ट विलियम्स। कोलकाता के अंदर एक किला भी बना था जिस किले का नाम दिया गया था फोर्ट विलियम्स किला। ठीक है, कोलकाता के अंदर एक किला भी बन रहा था जिसको नाम दिया गया था फोर्ट विलियम्स किला। यहां फोर्ट विलियम्स किला भी बनाया गया। फोर्ट विलियम्स किला भी बना। कौन सा किला बना? फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा याद रखेंगे। फोर्ट विलियम्स के बारे में, यहां किला भी बना फोर्ट विलियम्स। ठीक है, याद रखना, नोट कर लीजिए। अच्छा, फोर्ट विलियम्स जो है ये ओपन कब हुआ था? ये 1700 में ओपन हुआ था, 1700 में ओपन हुआ था। 1700 में फोर्ट विलियम्स ओपन हुआ। ओपन का मतलब है कि सभी लोगों के लिए ओपन हो गया, कि कोई भी व्यक्ति यहां आ सकता है। नोट करिए। क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। सेंट जॉर्ज, अबे सेंट जॉर्ज अलग है बाबू, सेंट जॉर्ज अलग है।
तो यहां तक आप क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसकी बात करते हैं कि क्या कुछ कैसे हुआ है। ठीक है, बताइए नोट हो गया हो तो। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद ये थोड़ी कहानी मैं स्पष्ट करूंगा, इसके बाद की मैं थोड़ी कहानी स्पष्ट करूंगा। नोट हो गया, शाबाश साक्षी। इसके बाद आप आगे लिखिएगा। जैसे मैं लाइन लिखूं उसको ज्यों की त्यों लिख लेना, ज्यादा वो मत करना, टेंशन मत लेना। जैसे मैं लाइन लिखूं ऐसे ही लाइन लिख लेना, अपनी तरफ से ज्यादा टेंशन मत लेना, जैसे मैंने बताया। ठीक है, याद रखना। 1700 एडी के बाद, एडी के बाद भारत में, 1700 एडी के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा व संधियों व युद्ध के सहारे से, व संधियों व युद्ध के सहारों से, के सहारों से विस्तार किया। तो मैंने क्या बताया, ठीक है, 1700 एडी के बाद, आफ्टर 1700, आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर दिस टाइम, this time British East India Company expanded administration by battles and treaties, बैटल्स एंड ट्रीटीज। बैटल और ट्रीटियों से इसने अपना जो है जो प्रशासन है उसको आगे बढ़ाया है। ठीक है, प्रशासन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात को समझना, इसका उल्लेख, इस संपूर्ण भाग का उल्लेख तो मैं बताना चाहूंगा कि 1700 से लेकर, और संपूर्ण जो इसमें उल्लेख है 1700 से लेकर 1773 का उल्लेख, ये जो उल्लेख है ये पूरा उल्लेख है, या फिर इस काल छोड़ो सीधा लिखिए, यह उल्लेख अगले चैप्टर में है। इसका उल्लेख अगले अध्याय में है, अगले अध्याय में इसका उल्लेख अगले अध्याय में है। ये जो स्पेसिफिक चीज है, ठीक है, दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन नेक्स्ट चैप्टर, दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट चैप्टर। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना बाबू। मैं क्या इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। अब अगले चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यहां पर हम पढ़ेंगे पूरा एक्सपेंशन, 1757 का प्लासी बैटल पढ़ेंगे। ठीक है, 1764 का बक्सर बैटल पढ़ेंगे, बक्सर बैटल पढ़ेंगे। ठीक है जी हाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, प्लासी बैटल के बाद, बक्सर बैटल के बाद 1765 इलाहाबाद ट्रीटी पढ़ेंगे, तो वो सब उसमें आएगा। इलाहाबाद ट्रीटी पढ़ेंगे, और उस सबसे भी पहले 1756 की ब्लैक हॉल ट्रेजेडी पढ़ेंगे। ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको यहां बताई हैं अगले चैप्टर में आएंगी। ठीक है, अगले चैप्टर में आएंगी। ठीक बात है जी हाँ। बिहार की स्थापना कैसे हुई वो भी नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा। और बताओ, ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए। अगर आप रेडी हैं तो बताइए। सर ये बक्सर बिहार है, हाँ जी।
तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो इसमें पता है क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन के लिए मैंने एक चैप्टर ही अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, एक अलग से चैप्टर ही आप देख लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, इसके लिए चैप्टर ही अलग बना रखा है मैंने, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, इसके लिए चैप्टर ही अलग है, तो ये हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक बात है, बढ़िया है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं, पहले यहां तक बताइए, अगर नोट हो गया है ये वाली चीज लिखो पट, जब ये आप लिख लोगे इसके बाद हम बात करेंगे डैनिश के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे कि डैनिश भारत में कैसे आई। सर ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, पिंकी मीना का कहना है, बेटा पिंकी अभी मैं तुमसे मतलब यहां से नहीं सोचती क्या आप? अभी बता के हटा हूं कि ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी पूछ रहे हो। बताओ ये क्या बात हुई? तो थोड़ा ध्यान से समझा करो भाई, ठीक है, नोट होते ही बताइए, फिर हम डैनिश के बारे में पढ़ेंगे, भारत में डैनिशों का आगमन। बताइए, नोटेड, हिंदी ही तो पूछा। अबे ब्लैक होल ट्रेजेडी को ब्लैक होल ट्रेजेडी लिखेंगे हिंदी में भी, ब्लैक होल त्रासदी, ब्लैक होल त्रासदी, ठीक है। चलिए, अरे हाँ ठीक है बाबू, हाँ जी। रॉल्फ फिंच कौन था? मेरी बुआ का लड़का, वो रॉल्फ फिंच था बाबू। रॉल्फ फिंच के बारे में मैंने अकबर के चैप्टर में पढ़ाया था, है ना, टेंशन मत लो। अब डैनिश की बात करते हैं बाबू, डैनिश, भारत में डैनिशों का आगमन, भारत में डैनिश आगमन, डैनिश का आगमन, अराइवल ऑफ डैनिश कंपनी इन इंडिया, अराइवल ऑफ डैनिश कंपनी इन इंडिया, डैनिश कंपनी इन इंडिया। तो डैनिश कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ते हैं, तो सबसे जरूरी इसके अंदर क्या है, किंग क्रिश्चियन थे, किंग क्रिश्चियन फोर्थ एक राजा हुए करते थे, जिनका नाम था राजा क्रिश्चियन चतुर्थ, राजा क्रिश्चियन चतुर्थ, राजा क्रिश्चियन चतुर्थ, किंग क्रिश्चियन फोर्थ। किंग क्रिश्चियन फोर्थ थे बाबू, है ना, हाँ जी, हाँ ठीक है। चलो, अरे बेटा पिंकी ध्यान से, हाँ ध्यान दो, कहाँ आप भावनाओं में बहे जा रही हैं? आप गेंदा भैया हैं जो भावनाओं में बह रही हैं आप? चलो यहां ध्यान दो, मैंने बताया कि 1616 एडी में, ये उस समय था 1616 एडी, जिस समय में राजा क्रिश्चियन के द्वारा, राजा क्रिश्चियन के द्वारा डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है भाई? सर डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1616 एडी में। कहां पे हुई थी? डेनमार्क में हुई थी, ठीक है। चलो, कहां हुई थी? डेनमार्क में, एट द रेट डेनमार्क। अब भारत में कब आएगी? सर भारत में आने का काम इसके द्वारा किया जाता है 1620 में। भारत में कब आती है? 1620 में आती है, ट्रैंक्यूबार के अंदर। ट्रैंक्यूबार कहां? तमिलनाडु में, ठीक है। लेकिन भारत में पहली बार प्रवेश, भारत में पहली बार प्रवेश, भारत में पहली बार प्रवेश
भारत में पहली बार प्रवेश। देखो भारत में जो पहली बार फर्स्ट अराइवल इन इंडिया, फर्स्ट सेटलमेंट इन इंडिया, भारत में पहले सेटलमेंट की बात करूं तो वो हुआ है 1620 में ट्रैंक्विबार तमिलनाडु में। ट्रैंक्विबार तमिलनाडु में, ट्रैंक्विबार तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया। ट्रैंक्विबार तमिलनाडु में पहली बार इनका अराइवल हुआ है, जिनके बारे में आप सीधे प्रकार से याद रखेंगे बिना किसी दिक्कत में। ठीक है, लिखिए, जिसको त्रावणकोर भी बोला जाता है। जिसको क्या बोलते हैं वो त्रावणकोर, हिंदी में बोलते हैं त्रावणकोर। त्रावणकोर, त्रावणकोर कहां पे है? तमिलनाडु में है, ट्रैंक्विबार त्रावणकोर। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारत के बंगाल में इन्होंने पहली फैक्ट्री कब खोली थी? भैया श्रीरामपुर में 1676 में खोली थी। बंगाल में पहली फैक्ट्री इन्होंने कब खोली थी? बंगाल में पहली फैक्ट्री, बंगाल में पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल, फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल, फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। अब बंगाल में इनके द्वारा पहली फैक्ट्री कब खोली गई थी जी बताइए सर? बंगाल में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी 1676 में खोली थी, और ये खोली थी श्रीरामपुर में। कहां खोली थी? श्रीरामपुर में। कोई है श्रीरामपुर से हमारे यहां? अबे कोई है श्रीरामपुर से? कोई है श्रीरामपुर से हमारे यहां? पहली फैक्ट्री थी बंगाल में श्रीरामपुर, श्रीरामपुर, श्रीरामपुर। समझ गए? जी हाँ, ठीक है, चलिए, ओके, जी हाँ। लेकिन अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर डैनिशों का क्या प्रभाव रहा, भारत में डैनिशों के द्वारा क्या कुछ किया गया था, इनके बारे में बताइए। तो बच्चों डैनिशों के बारे में याद रखना है कि इन्होंने ना भारत में चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार भी किया था। चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार, तो भारत में इनका प्रभाव, डैनिश का भारत में प्रभाव। अच्छा, डैनिश होते कौन है? तो डैनिश रहने वाले कहां के होते हैं? भाई डैनिश होते हैं डेनमार्क के। रहने वाले कहां के होते हैं? ये डेनमार्क के निवासी, ये डैनिश होते हैं, डेनमार्क के निवासी। आप मुझे डेनमार्क की कैपिटल बताएंगे, डेनमार्क के निवासी होते हैं। आप मुझे डेनमार्क की कैपिटल बताओ फटाफट से, जिसको पता है बता दो, नहीं पता कोई बात नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहली बात, इनका प्रभाव क्या रहा है? ज्यादा बड़ा खास कोई प्रभाव नहीं है, और छोटा सा प्रभाव है। तो समझिए क्या क्या प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव इनका यह है कि चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, चाय का व्यापार ये इन्होंने भारत में किया। अफीम का व्यापार इन्होंने भारत में किया। अफीम ट्रेड, ओपियम ट्रेड, अफीम यानी ओपियम, नशा, बर्फी, ओपियम, ठीक है, इसका व्यापार किया। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्वीडन, आय हाय मजा आ गया। स्वीडन कैसे हो जाएगी बाबू? अबे राघवेंद्र, अच्छा राघवेंद्र सही कह रहा है, ये विक्की राय है। विक्की डॉन कैडी चीज है, विक्की डॉन। इसका आंसर बाबू कॉपहैगन है, कॉपहैगन इसका आंसर है, कॉपहैगन, कॉपहैगन है इसका आंसर। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, कोई भी दिक्कत दूर दूर तक नहीं है, नोट करिए।
लेकिन 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 इसमें आप ये देख लेना कि सर फिर इनका खात्मा कैसे हुआ भारत के अंदर, इनकी पार्किंग कैसे लगाई गई। बेटा भारत में इनकी पार्किंग बड़ी आसानी से लग गई। इनका व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ठप पड़ गया। मैं बता देता हूं इनका भारत में इनका दमन कैसा हुआ, भारत में दमन कैसे हुआ है, दमन, भारत में दमन इनका कैसे हुआ है। डिक्लाइन इन इंडिया, तो रीजन पूछा जाएगा डिक्लाइन का, डिक्लाइन रीजन, तो डिक्लाइन रीजन बहुत साफ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनके व्यापार को रोक दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनके व्यापार को रोक दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इनके व्यापार को रोक दिया गया, व्यापार को प्रभावित कर दिया गया, प्रभावित कर दिया गया, किया गया। इनका जो व्यापार है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया था। ठीक है जी हाँ। जब इनका व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हो गया, इसके बाद क्या होता है समझिए। इसके बाद ये हुआ कि 1845 में इन्होंने अपने व्यापार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया। 45 में इन्होंने अपना व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। ठीक है, इन्होंने अपना व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया, कंपनी को बेचा। पल्लवी आपका जो डाउट है वो मैंने देख लिया। मेरे हिसाब से आप यहां पर 1676 ही लिखेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल साफ है। 1676 ही लिखा जाएगा। ठीक है चलिए सर। उस टाइम पॉलिटिक्स का क्या यार, उस टाइम इतनी पॉलिटिक्स नहीं थी, आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। ठीक है, उस टाइम पे एक दौर था कि सब लोग भारत के लिए जीना चाहते थे। ठीक है, बट आज की डेट में लोग अपने निजी फायदे के लिए ज्यादा उतारू हैं। ठीक है, हाँ बस समझिए। तो इसमें क्या, डेनमार्क सोल्ड देयर ओल्ड ट्रेड 1845, सोल्ड देयर ट्रेड टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां पे क्या था, जो डेनमार्क था, डेनमार्क सोल्ड ट्रेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश अराइवल भी हमने पढ़ लिया। अब अंतिम बचता है। ठीक है, अब अंतिम बचता है क्या भला बाबू, अंतिम तो सर फिर वो हो गया, फ्रेंच रह गया। तो बस अब फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे फटाफट। लो भाई मैं साइड हो गया, नोट करो।
सर जी कैसे नोट करें, पता नहीं चल रहा है, क्या नोट करें? बेटा गोपी रहने दो, गोपी क्या करोगे बेटा? है, छोड़ो यार। ठीक है कैसे नोट करें आपको ये पता नहीं लग रहा है। अब बेटा इसमें क्या ही नोट करने जैसा है, आपको ये चीज नोट करनी थी, फिर ये करनी थी, जैसे मैं नोट करता चला गया ऐसे आपको करना था। बट स्टिल अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हैं तो आप किस बात के छात्र हुए हैं जी? हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो रथ आगे बढ़ाएं, बिल्कुल रथ आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देन हम बात करते हैं फ्रेंच कॉलोनीज जो भारत के अंदर स्टैब्लिश हुई। फ्रेंच कॉलोनीज जो भारत के अंदर स्टैब्लिश हुई, जितने जरूरी भारत के अंदर ब्रिटिशर्स को पढ़ना है उतना ही जरूरी भारत के अंदर फ्रेंच कॉलोनीज को पढ़ना है। अब हम बात करते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच कॉलोनी भारत में कैसे कैसे आई। सबसे पहले 1664 में, 1664 में जैन बैपिस्टा कॉलबर्ट। जैन बैपिस्टा कॉलबर्ट, ये कौन है जैन बैपिस्टा कॉलबर्ट? देखो जेबी कॉलबर्ट जो है बेसिकली ये लुइस 14th का गवर्नर था। ये लुइस 14th का गवर्नर था। ये किसका गवर्नर था? ये लुइस 14। फ्रेंच के राजा कौन थे? फ्रेंच के राजा इस समय फ्रेंच के राजा कौन थे? दैट वाज लुइस 14। लुइस 14th, एक्सावी, लुइस 14वें। लुइस 14वें जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे राजा, किंग लुइस 14। लुइस 14। अब लुइस 14 के जो सेनापति हैं वो हैं ये। अब लुइस 14 के जो सेनापति है ना बाबू, जिनका नाम क्या है? ठीक है, तो जीन बैपिस्टा कॉलबर्ट हैं इनके सेनापति। तो जीन बैपिस्टा कॉलबर्ट के बारे में अगर मैं बात बताऊं, जीन बैपिस्टा के बारे में, तो इन्होंने द्वारा इन्होंने 1664 में, इन्होंने 1664 में इन्होंने 1664 में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। ठीक है चलिए 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी, नींव रखी। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। ठीक है, अब इसी में ये समझिएगा कि अभी ये जो नींव रखी गई है ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे? फ्रेंच में है। ये जो नींव रखी गई है सिर्फ और सिर्फ कहां पे बाबू? फ्रेंच के अंदर है। ये नींव रखी गई है फ्रांस के अंदर, लेकिन ये भारत में कब आई? ये फ्रांस में तो नींव रख दी गई, लेकिन यह नींव भारत के अंदर कब आती है? देखो भारत में आती है 1668 में गुजरात में। भारत में आगमन 1668 में। भारत में आगमन कब आती है? भारत में आगमन कब हुआ है? अराइवल इन इंडिया कब हुआ है? अराइवल इन इंडिया, अराइवल इन इंडिया, इंडिया में अराइवल हुआ है 1668 में, 1668 में। 1668 में पहले इन्होंने अपनी कंपनी को सूरत में खोला, सूरत गुजरात में खोला। ठीक है, पहली फैक्ट्री इनकी गुजरात में स्थापित की गई है। सबसे पहली कंपनी इनकी सूरत यानी गुजरात में स्थापित की गई है, काफी अच्छी रही, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी कंपनी इनकी कहां खुली है? दूसरी सर मसूलीपट्टनम में खुली है। दूसरी कंपनी कहां खुली है इनकी? दूसरी 1669 में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में खुली है ये, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में खुली है। मसूलीपट्टनम गुजरात में, सॉरी आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम आंध्रा में खुली है। मसूलीपट्टनम का पूरा नाम मछलीपट्टनम भी है। ठीक है चलिए ओके देखो मुझे कमेंट पढ़ना पड़ेगा, और बेसिकली ये वही है गोपी चौधरी जो अभी कह रहा था कि सर नोट कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। तो अब गोपी चौधरी कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर मैंने ऐसा कमेंट इसलिए किया था ताकि आप मेरी कमेंट पढ़ लें, क्योंकि मेरे दोस्त बैठे हुए थे जो कह रहे थे कि सर तेरी कमेंट नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया गोपी आप टेंशन फ्री रहिए, अपने दोस्तों में चार चार चांटे लगा दीजिए। ठीक है उनको कहिए कि पढ़ने लिखने पे ध्यान दिया करो, है ना? थोड़ा समझाइए इनको, बात आई समझ में? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं
अच्छा, इसके बाद जो फ्रेंच है, फ्रेंच ने भारत में शहरों के निर्माण भी किए हैं। इन्होंने इन्होंने भारत में शहरों के निर्माण भी किए हैं। इन्होंने भारत में शहरों के निर्माण भी किए हैं। शहरों के निर्माण भी किए हैं। निर्माण भी किए हैं। इन्होंने भारत में शहरों के निर्माण भी किए हैं। ठीक है, यानी डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन इंडिया। ठीक है, चलिए। सर ज्यादातर कंपनियां सूरत में ही क्यों ओपन हो रही हैं? अच्छा, ये तुम लोगों में पहली बार किसी बच्चे ने कोई सेंसिबल डाउट पूछा है कि सर इन्होंने अपनी जो कंपनी है सूरत या मसूलीपट्टनम ऐसे एरिया में ही क्यों खोली है कंपनी? बिकॉज बेटा ये पोर्टल एरिया है, यहां पर जो है बंदरगाह है, इस वजह से ये यहां पर है भाई, बंदरगाह की वजह से। समझ गए? तो फ्रेंचों के द्वारा डेवलपमेंट ऑफ सिटीज जो भारत में किया गया, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, इन्होंने भारत के अंदर सिटीज का डेवलपमेंट भी किया है, जो हम नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं। जो नेक्स्ट पेज नहीं है, यहीं पे बता दूं? ठीक है, चलिए मैं डेवलपमेंट ऑफ सिटीज बताता हूं, फटाफट नोट करिए। एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है, चलो नाम क्या है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन, जो 1672 में एक व्यक्ति है, 1672 में फ्रांसिस मार्टिन, 1672 में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसिस मार्टिन 1672 में जो फ्रांसिस मार्टिन था, ठीक है, चलिए, फ्रांसिस मार्टिन ये फ्रेंच गवर्नर बना। फ्रांसिस मार्टिन लिखने का तरीका ये होता, फ्रांसिस मार्टिन, ये फ्रांस का गवर्नर बना, फ्रेंच गवर्नर। ये कौन बना? वो फ्रेंच गवर्नर बना। और जब फ्रांसिस भाई फ्रांस के गवर्नर बने ना, तो इन्होंने ही 1674 में इन्होंने ही क्या काम करा? 1674 में एक बड़े महत्वपूर्ण और एक बड़े बलशाली राजा को हराया। इनके द्वारा 1674 में सिकंदर शाह को हराकर पुडुचेरी को अपने अधीन किया गया। 1674 में पुडुचेरी को सिकंदर शाह को हराकर कब्जाया। पुडुचेरी को कब्जाया यानी इस पर कंट्रोल किया। टू कंट्रोल ओवर पुडुचेरी आफ्टर डिफीटिंग सिकंदर शाह। तो इसने सिकंदर शाह को हराकर ये रूलर था वहां का, ये वहां का लोकल रूलर था। सिकंदर शाह जो था बाबू, ये बीजापुर का लोकल रूलर था। लोकल रूलर ऑफ बीजापुर। कहां का लोकल रूलर है? बीजापुर। और बीजापुर के अधीन ही पुडुचेरी आया करता था, और इस प्रकार से पुडुचेरी बना। और पुडुचेरी को फ्रांस की कैपिटल बनाया। क्या बनाया? कैपिटल ऑफ फ्रांस भी बना दिया। पुडुचेरी को क्या बनाया बाबू? कैपिटल ऑफ फ्रांस भी बना दिया, या फिर भारत में सेंटर ऑफ फ्रांस सेंटर भी बना दिया इसको। फ्रेंच सेंटर बना दिया, फ्रेंच सेंटर, फ्रांस का केंद्र बना दिया। ठीक है, चलिए, ठीक है श्रेष्ठा। अरे मैं वहीं से हूं जहां पे आप बता रहे हैं ना, लोकेशन बता रहे हैं, मैं वहीं से हूं। तो ये हुआ यहां तक आज के लिए, इतना ही। और आज हम इतना ही रखेंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता देगा, नहीं तो हम कल आपसे मुलाकात करेंगे। बताइए, कोई दिक्कत है? अच्छा, ऐसा था। बढ़िया। तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ भाई। अब फ्रेंच के बारे में हम कल देखेंगे। जब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में क्लैश करते हैं, तो हम कल फ्रेंच ब्रिटिश क्लैश देखेंगे। एंग्लो फ्रेंच बैटल्स कल शुरू होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। ठीक है भाई रिक्की, ठीक है। तो अब कल मिले आपसे या मंडे में मिले?
सर कंपनी का नाम ईस्ट क्यों है? घर जाके सर्च करना, नहीं तो मैं बता दूंगा। हालांकि मैंने बहुत बार पहले बताया हुआ है ईस्ट क्यों बोलते हैं, बट हाँ ठीक है, आप घर जाके सर्च करना, नहीं ढूंढ पाओगे फिर पूछ लेना, फिर बता दूंगा। ठीक है। हाँ। हम्म। मिल जाएगी तिवारी। ठीक है। चलो अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे तरीके से पढ़िए और ध्यान रखिए अपना, ठीक है? मिलते रहेंगे इसी तरीके से। बाय बाय।